नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द डार्क वर्ल्ड सीक्रेट्स विद मायरा में। आज मैं आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी की लेखिका हैं मायरा। यह कहानी आदित्य और पारुल की है। आदित्य और पारुल की शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जिनका सामना होने वाला है एक रूह से। क्या आदित्य और पारुल कर पाएंगे इस रूह का सामना? यदि आप कहानी पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इसे प्रतिलिपि प्रोफाइल पर जाकर पढ़ सकते हैं। चलते हैं एक डरावने रोमांचक सफर पर पारुल और आदित्य के साथ। आदित्य और पारुल के बीच में बहुत प्यार है। उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर आज भी वह प्यार कम नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आदित्य और पारुल की तो लव मैरिज हुई होगी। जी नहीं, आदित्य और पारुल का कपल भी हम लोगों के जैसा ही है। उन दोनों की भी अरेंज्ड मैरिज हुई थी, पर उन लोगों के बीच के प्यार को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। आदित्य और पारुल की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आदित्य और पारुल के बीच के प्यार को देखकर लोगों को उनसे जलन भी होती थी। पारुल और आदित्य का एक बेटा है, उसका नाम है रुद्र। रुद्र देखने में पूरी तरीके से अपनी मम्मी पर गया है, और सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि उसकी आदतें, पसंद नापसंद भी अपनी मम्मी जैसी ही हैं। वह भी पारुल की ही तरह बहुत चंचल है। आदित्य और पारुल अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मतलब आदित्य के पेरेंट्स के साथ। उनकी फैमिली में सास ससुर हैं और एक देवर भी। पारुल के देवर का नाम अभिनव है। आदित्य और पारुल की शादी को 5 साल होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में उनकी एनिवर्सरी है, और आज पारुल अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब वह पहली बार आदित्य से मिली थी। पारुल और आदित्य दोनों के पिता फौज में जॉब करते थे। पारुल के पिता को आदित्य बहुत पसंद था और आदित्य के पिता को पारुल भी बहुत पसंद थी। इसीलिए उन दोनों ने आदित्य और पारुल की शादी फिक्स कर दी, उन लोगों से बिना पूछे ही। लुक्स की बात की जाए तो आदित्य की हाइट 5'11" थी और रंग सांवला। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पतली सी नाक, 2 मध्य आकार के होंठ, लंबा चेहरा, घने बाल, लंबी गर्दन और फिट शरीर। दूसरी तरफ पारुल की आंखें छोटी छोटी, हिरण के जैसी थीं। छोटी सी गोल सी नाक, 2 मध्य आकार के होंठ, लंबे काले रेशमी बाल, पतली गर्दन, दुबली पतली और छरे हरे बदन वाली। आदित्य के पिता को पारुल का नेचर बहुत पसंद आया जब वह पहली बार उससे मिले। पारुल का स्वभाव बहुत ही विनम्र है, सलीके से बात करती है, उठना बैठना, सबसे मुस्कुराकर बात करना और सबका सम्मान करना। साथ ही साथ उन्हें यह बात और भी ज़्यादा पसंद आई थी कि पारुल अंतर्मुखी नहीं थी। पारुल एक बहुत ही चुलबुली लड़की है और वह जानते थे कि उनका बेटा आदित्य दूसरी तरफ अंतर्मुखी है और काफी गंभीर भी। उसके साथ पारुल की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। उस दिन पारुल को सुबह उठने में थोड़ी देरी हो गई थी। पारुल बेड पर अंगड़ाई लेकर उठी और सीधे आकर नीचे अपने पिता को गुड मॉर्निंग विश किया। पारुल के पिता मुस्कुरा रहे थे और कुछ गुनगुना भी रहे थे। पारुल, क्या बात है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं।
कोई बात है क्या? कोई खुशखबरी है? पारुल के पिता ने उसे कंधों से पकड़ते हुए चेयर के ऊपर बैठा दिया और उसे देखते हुए कहने लगे, अब तो हमारी बिटिया रानी बड़ी हो गई है। पारुल अपने पिता की बात सुनकर शर्मा गई और कहने लगी, हाँ, आई नो डैड। पारुल के पिता ने कहा, तो हमारी बिटिया, हमने आपकी शादी हमारे खास दोस्त के बेटे आदित्य के साथ तय कर दी है। यह सुनते ही तो जैसे पारुल को शॉक लग जाता है। वह यह सोचकर भी हैरान हो जाती है कि उसके डैड ने उससे एक बार पूछा भी नहीं कि क्या वह इसके लिए तैयार है या नहीं। आदित्य का कभी जिक्र भी नहीं किया, शादी का भी कभी जिक्र नहीं किया और अचानक से शादी तय होने की बात उसे बता दी। पारुल, पर डैड, आपने पहले तो कभी नहीं बताया, आदित्य के बारे में भी और शादी के बारे में भी, और अचानक से आपने मेरी शादी तय कर दी। देखते ही देखते आदित्य और पारुल की शादी की और सगाई की डेट निकाल ली जाती है और देखते ही देखते आदित्य और पारुल की सगाई की डेट आ जाती है। तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पारुल का तो बिल्कुल भी मन नहीं था शादी करने का, लेकिन वह अपने पिता की खुशी के कारण इन सब में शामिल हो जाती है। जैसे जैसे सगाई का दिन नज़दीक आता है, पारुल की धड़कन तेज होने लगती है, नर्वसनेस बढ़ने लगती है, पारुल के अंदर का डर भी बढ़ने लगता है। वह अपने और आदित्य के बारे में सोचने लगती है और अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचने लगती है। आज पारुल और आदित्य की सगाई है। आदित्य ने नीले रंग की शेरवानी पहनी हुई है, नीचे सफेद रंग का पजामा और ऊपर सफेद रंग की चुन्नी ली हुई है। पैरों में उसने सफेद रंग की जूतियां पहनी हुई हैं। पारुल ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ है। हेयर स्टाइलिस्ट ने बालों को एक अच्छा सा स्टाइल दिया हुआ है। हल्का मेकअप और हाथों में मेहंदी लगी हुई है, साथ में कुछ चूड़ियां। पारुल इस हल्के लुक में भी बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम परी के जैसी। पारुल जब सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो आदित्य की नज़र पारुल पर पड़ती है। आदित्य जब पारुल को देखता है तो उसकी नज़रें पारुल से हटती ही नहीं, पारुल पर ही टिक जाती हैं। आदित्य बस पारुल को एकटक देखता रह जाता है। अब पारुल और आदित्य एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सबकी नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। अब अंगूठी पहनाने की बारी आती है। पारुल अपना बायां हाथ आगे करती है, आदित्य पारुल को अंगूठी पहना देता है। फिर आदित्य अपना दायां हाथ आगे करता है और पारुल उसे अंगूठी पहना देती है। अंगूठी पहनाते ही सभी लोग खुशी से तालियां बजा देते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठता है। सब आदित्य और पारुल के पिता को बधाई दे रहे होते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। उस दिन पहली बार पारुल ने आदित्य के मुंह से अपने लिए कुछ सुना था। आदित्य ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। पारुल शर्मा जाती है और मुस्कुरा देती है। पारुल कहती है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वहीं बैठे बैठे दोनों धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। जाते वक्त आदित्य पारुल को बाय करके चले जाता है। पारुल को लगा कि आदित्य उससे उसका नंबर मांगेगा, उससे बात करना चाहेगा, उसके बारे में जानना चाहेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आदित्य ने पारुल से उसका नंबर नहीं मांगा। आदित्य थोड़ा गंभीर स्वभाव का था और उसे नंबर मांगने में थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने पारुल से उसका नंबर नहीं मांगा। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। आदित्य ने शेरवानी पहनी हुई है जो कि लाल और सफ़ेद रंग की है और पारुल ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ है। साथ ही उसका मेकअप भी बहुत सुंदर हो रखा था।
इस वक्त पारुल बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब आदित्य और पारुल दोनों मंडप में बैठे थे तो हर कोई उनकी जोड़ी को देखकर सराह रहा था। सभी कह रहे थे कि वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है। कोई कह रहा था शिव पार्वती जैसी, तो कोई कह रहा था राम सीता जैसी। आदित्य पारुल की शादी भी हो गई और पारुल की विदाई भी। आज भी जब उसको अपनी विदाई का दिन याद आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। पारुल अब आदित्य के घर में आ गई थी। उसका गृह प्रवेश हो रहा था। गृह प्रवेश के साथ साथ शादी विवाह की बाकी रस्में भी हो रही थीं। अचानक से डोरबेल बजती है और पारुल अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। वह जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर आदित्य खड़े हैं। पारुल मुस्कुराकर उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। आदित्य अंदर आने लगता है। तभी रुद्र, जो कि आदित्य और पारुल का 3 साल का बेटा है, जैसे ही अपने पिता को अंदर आते देखता है, खुशी के कारण वह जाकर अपने पिता को गले लगा लेता है। आज आदित्य और पारुल की एनिवर्सरी है। पारुल सुबह से ही घर को साफ सफाई कराने और सजाने में लगी हुई है। लगभग सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। शाम हो गई थी। अब लोग आने लगे थे। पारुल पानी लेकर आदित्य के पास आकर खड़ी हो जाती है। आदित्य पानी का ग्लास उठाता है। पानी पीने के बाद उसे वापस ट्रे पर रख देता है। पारुल ट्रे को ले जाकर वापस किचन में रख देती है और आकर आदित्य के पास बैठ जाती है और आदित्य से बातें करने लगती है। पारुल, कैसा था आपका आज का दिन? आदित्य, ठीक ही था। आदित्य फटाफट से उठता है और जाकर हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता है। पार्टी चल रही थी। पार्टी में स्लो म्यूजिक चल रहा है। धीरे धीरे लोग आकर आदित्य और पारुल से मिलते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं। उनकी शादी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने घर चले गए तो आदित्य आराम से जाकर बेड पर लेट जाता है और अपनी थकान दूर करने लगता है। पारुल भी आदित्य के पास आकर बैठ जाती है। आदित्य, बहुत थक गया हूँ यार आज। पारुल, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लीजिए, और लाइट ऑफ करके चली जाती है। पारुल रुद्र को लोरी गाकर सुला रही है। रुद्र कुछ ही देर में सो जाता है। पारुल वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। पारुल सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर अपने काम में लग जाती है। आदित्य की आंख खुलती है तो अपने टेबल पर कॉफी का मग देखता है। कॉफी गर्म होती है, जैसे अभी अभी बनाकर लाई गई हो। पारुल को जैसे अंदाजा लग जाता है कि आदित्य कब उठने वाला है। आदित्य कॉफी का मग उठाता है, सिप लेते हुए किचन की तरफ आता है, जैसे कि उसे पता हो कि इस वक्त उसे पारुल किचन में ही मिलेगी। आदित्य, सॉरी यार, कल तुमसे बात नहीं कर पाया, थकान बहुत ज्यादा थी। पारुल, क्या हो गया? इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप थक गए थे, आई अंडरस्टैंड। आदित्य, नहीं, वो तुम हमारी एनिवर्सरी को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और पार्टी भी इतने अच्छे से हुई, उसके बावजूद भी मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। कल हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए थे। मुझे तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए था, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। तुम सारा दिन खाली हमारी एनिवर्सरी को और बेहतर बनाने में लगी हुई थी और मेरे पास टाइम ही नहीं था। पारुल, कोई बात नहीं आदित्य, आप मुझे रोज तो टाइम देते ही हैं ना। पारुल,
यार ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलना है, तो मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी रेडी कर दो, मैं बस अभी फ्रेश होकर आया। आदित्य ऐसा कहकर चला जाता है। पारुल आदित्य का ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है। ब्रेकफास्ट में पारुल ने पराठे बनाए हैं और एक ग्लास छाछ है, बटर रखा हुआ है। आदित्य को पराठे पर बटर लगाकर खाना बहुत पसंद है और सुबह सुबह आदित्य छाछ भी पीता है या फिर जूस। आदित्य ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस में बैठकर अपना काम करने लगता है। पारुल घर पर बैठकर रुद्र के साथ समय बिता रही होती है, उसका ख्याल रख रही होती है। आदित्य घर आ जाता है और पारुल उसको चाय नाश्ता ले जाकर देती है। आदित्य चाय नाश्ता करने के बाद रुद्र के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर में खाना खाने का समय हो जाता है और सब लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। सोते समय आदित्य ने पारुल से कहा, सुनो पारुल, कल हम दोनों को एक पार्टी में जाना है। वो मेरे ऑफिस से मेरे एक फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया हुआ है, उसकी प्रमोशन की पार्टी है उसके घर पर। पारुल ठीक है कहती है और सो जाती है। सुबह सुबह आदित्य जल्दी उठकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है। पारुल को अपने सारे काम निपटाने लगती है। काम को निपटाने में उसको दोपहर हो जाती है और रुद्र को तब तक उसके दादा दादी ही देख रहे होते हैं और उसके साथ खेल रहे होते हैं। आज शाम को ही आदित्य घर वापस आ जाता है। आदित्य घर वापस आते ही पारुल को तैयार होने के लिए कह देता है। आदित्य फ्रेश होकर तैयार हो जाता है। पारुल रुद्र को भी तैयार कर देती है। सभी लोग तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी की जगह दूर थी, तो उन लोगों को पार्टी की जगह पहुंचने में समय लग जाता है। आदित्य पारुल पार्टी में पहुंच जाते हैं। वह फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं। यह पार्टी आदित्य के कलीग ने अपने प्रमोशन की खुशी पर दी थी। पार्टी में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन यह पार्टी ऑफिशियल थी जिसमें पारुल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आदित्य सब लोगों से मिल रहा होता है और साथ ही साथ पारुल को भी सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, लेकिन पारुल वहाँ किसी को नहीं जानती थी, इसीलिए वो वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करती है। उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब वह उन्हीं लोगों में से किसी की वाइफ से मिलती है तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है और वह थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगती है। पार्टी खत्म होने में समय लग जाता है और फिर पारुल और आदित्य वहां से निकल जाते हैं। आदित्य घर पर फोन करके पहले ही बता देता है कि उन लोगों को आने में समय लग जाएगा, वह लोग कुछ देर बाद वहां से निकलेंगे। काफी रात हो चुकी थी। आदित्य गाड़ी चला रहा था। पारुल बगल में बैठी हुई थी और रुद्र तो सो चुका था। पारुल आदित्य के बगल में बैठे बैठे झपकी ले रही थी। आदित्य ने एक पुराना सा गाना लगा दिया था और रात को नींद न आए इसीलिए वह पारुल से थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए भी गाड़ी को चला रहा था। आदित्य पारुल से पूछता है, कैसी रही पार्टी? पारुल, अच्छी थी। आदित्य, तुम्हें ज्यादा मजा नहीं आया? पार्टी में मुझे ऐसा लग रहा था, तुम थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वहां तुम्हारी जानकारी का कोई भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, पार्टी तो खत्म हो गई, अब हम लोग घर ही जा रहे हैं। आदित्य बातें करते करते गाड़ी भी चला रहा था। सड़क काफी सुनसान थी, रात काफी गहरा चुकी थी। अगल बगल बस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और रात में बोलने वाले कीड़ों की भी। आदित्य कह रहा था कि यार रात काफी डरावनी होती है ना? पारुल ने कहा, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा क्यों लगता है?
वह अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में आदित्य ने नोटिस किया कि उनकी गाड़ी के आगे कोई है। आदित्य को कोई साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक धुंधली सी मानव आकृति दिखाई दे रही थी। आदित्य ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर गाड़ी डिसबैलेंस हो और सड़क से उतर गई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। गाड़ी के टकराते ही पारुल और आदित्य का सर डैशबोर्ड से टकरा गया और हल्की सी चोट आ गई। पारुल का ध्यान तुरंत रुद्र की तरफ चला गया। वहीं आदित्य ने पलटकर उसी दिशा में देखा जहां वह लड़की खड़ी थी, या उसे आकृति दिखाई दी थी, लेकिन इस वक्त वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। आदित्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उतरकर देखने लगा, मगर अब भी वहां कोई नहीं था। आदित्य के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और वह वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। आदित्य ने गाड़ी को शुरू किया और सड़क पर ले आया। आदित्य ने रियर व्यू मिरर में देखा कि गाड़ी के पीछे कोई खड़ा है जो कुछ देर पहले सामने था। तो आदित्य ने गाड़ी को रोका और ध्यान से देखा। आदित्य की गाड़ी के पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसने सुर्ख लाल रंग का सूट पहना हुआ था। उसके हाथों में चूड़ा था। उसके लंबे काले घने बाल थे जो कि बिखरे हुए थे। वह कुछ दुबली पतली सी दिख रही थी और काफी झुककर भी चल रही थी। आदित्य ने देखा, पर वह चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसका चेहरा देखने की आदित्य ने कोशिश की, लेकिन उसका पूरा चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। आदित्य ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, पर वह उसे पलट कर नहीं देख रही थी। आदित्य ने एक बार फिर से हॉर्न बजाया, पर वह लड़की फिर भी नहीं पलटी। आदित्य ने पलटकर पारुल की तरफ देखकर बोला कि देखो यार, मैं हॉर्न भी बजा रहा हूं, पर यह है कि पलट ही नहीं रही है। पारुल ने कहा, आपको गाड़ी रोकनी ही नहीं चाहिए थी, गाड़ी भगा लीजिए। इस अनजान सन्नाटे वाले रास्ते पर इतनी रात को एक लड़की अकेले क्या करेगी? मुझे तो कुछ डर लग रहा है और बहुत अजीब भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। आदित्य ने पारुल से कहा कि यार, तुम भी अजीब बात करती हो। एक लड़की है या कोई भी हो, रास्ते में अगर किसी को कोई मदद चाहिए हो तो इतनी रात को मुश्किल से ही कोई मिलेगा उसकी मदद करने के लिए। और हमने अगर किसी को देख लिया है तो हमें उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और तुम हो कि मुझे कह रही हो कि मुझे गाड़ी ही नहीं रोकनी चाहिए थी। पता नहीं, यहाँ कुछ अजीब होने वाला है। आदित्य ने आगे कहा, पारुल देखो, डर मुझे भी लगता है। जानता हूँ कि यह एक सुनसान रास्ता है। हो सकता है कि यह किसी गैंग की मेंबर हो और हम लोग के साथ कोई हादसा होने वाला हो, पर यह भी तो हो सकता है कि यह कोई ज़रूरतमंद हो और इसे हमारी ज़रूरत हो, तो हमें इसकी मदद करने की कोशिश भी तो करनी चाहिए। अगर अब की बार हॉर्न बजाने पर भी यह नहीं पलटी तो मैं गाड़ी आगे बढ़ा दूंगा। आदित्य ने पलटकर सामने की तरफ देखा और हॉर्न बजाया। जैसे पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अपनी बाईं तरफ देखा, वहां भी कोई नहीं था। गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। दाहिनी तरफ देखा, सोचा कि इस तरफ गई होगी, पर वहां भी कोई नहीं था। वह लड़की चलकर पीछे की तरफ ही जा रही थी और अचानक से गायब हो गई। आदित्य को थोड़ा सा अजीब लगा। आदित्य ने सोचा शायद पेड़ों के बीच में से कहीं जा रही होगी, पर इतने अंधेरे में पेड़ों के बीच से एक अकेली लड़की का जाना कुछ अजीब था, क्योंकि एक अकेला इंसान इतनी गहराई हुई अंधेरी रात में अकेले जंगल में जाना तो नहीं चाहेगा। आदित्य ने उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से झटक दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी।
गाड़ी अब हवा से बातें कर रही थी। आदित्य और पारुल को काफी लेट हो चुका था और सोने में भी बहुत देर हो रही थी। आदित्य चाह रहा था कि जितनी जल्दी वह घर पहुंच सके और घर पहुंचकर सो जाए। सुबह उसको जल्दी उठकर ऑफिस के लिए जाना था। अब गाड़ी चलाते हुए आदित्य को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कार में अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आदित्य ने गाड़ी का एसी बंद कर दिया और गाड़ी चलाने लगा। हालांकि मौसम गर्मी का था, पर फिर भी आदित्य को लगा रात होने की वजह से हो सकता है कि ठंड महसूस हो रही हो। अब ठंड और ज़्यादा बढ़ने लगी। आदित्य, पारुल और रुद्र तीनों ही ठंड के कारण कांपने लगे। रुद्र की तो नींद भी टूट गई और वह रोने लगा। गाड़ी चलाकर जैसे तैसे तीनों घर पहुंचे। कार से निकलते ही उन सबको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। आदित्य और पारुल सोचने लगे कि अचानक इतनी ज़्यादा ठंड कैसे बढ़ गई थी। यह बहुत अजीब बात है, बाहर इतनी गर्मी है और कार के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड। आदित्य और पारुल ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और सोने चले गए। पारुल ने रुद्र को भी अपने साथ ही सुला लिया। सुबह तीनों की आंख खुली तो तीनों की बॉडी में पेन हो रहा था। रुद्र को तो बुखार भी चढ़ गया था और आदित्य की तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। शरीर बुखार से तपने लगा था। बस पारुल की ही तबीयत कुछ ठीक थी। पारुल के ससुर ने एक डॉक्टर को घर पर बुला लिया था। डॉक्टर ने दोनों को जांचा और दवाइयां लिखकर एक पर्चे पर पारुल को पकड़ा दी। पारुल के ससुर दवाइयां ले आए। पारुल ने आदित्य और रुद्र के खाने के लिए कुछ हल्का सा बना रखा था। उन दोनों को कुछ खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। पारुल अब कल रात के बारे में सोचने लगी। कल रात को जब आदित्य ने गाड़ी सुनसान रास्ते पर रोकी, उसके बाद से ही बहुत अजीब अजीब सा होने लगा है। अचानक से कार में ठंड बढ़ जाना और उसके बाद आदित्य और रुद्र दोनों की तबीयत खराब हो जाना। पारुल का तो मन किया कि वह जाकर अपनी सास से इस बारे में बात करे, पर फिर उसने सोचा कि यह इतनी बड़ी बात नहीं है और इसे नज़रअंदाज कर दिया। पारुल अपने बाकी घर के कामों को निपटाने लगी। एक तरफ घर का इतना सारा काम था और दूसरी तरफ आदित्य की तबीयत। पारुल को सब अकेले ही संभालना पड़ रहा था। अगले दिन पारुल ने देखा कि रुद्र की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। पारुल ने राहत की सांस ली। पारुल ने फिर जाकर आदित्य को देखा। आदित्य की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। आदित्य का बुखार अभी भी बहुत तेज था। पारुल आदित्य के पास बैठ गई और उसकी ठंडी पानी की पट्टियां बदलने लगी। 2 घंटे बाद आदित्य का बुखार कुछ कम हुआ। पारुल ने आदित्य को खाने के लिए कुछ दिया और उसे दवा भी दी। आदित्य ने दवाई खाई और आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में दवा के असर से आदित्य को नींद आ गई। पारुल ने देखा कि आदित्य नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? पारुल थोड़ा सोच में पड़ गई कि आदित्य किससे बात कर रहे हैं, नींद में भी। आखिर कौन है ऐसा जिसने आदित्य को इतना परेशान किया हुआ है? आदित्य जब नींद से उठेंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी। ऐसा सोचकर पारुल वहाँ से उठ गई और अपने बाकी घर के कामों को निपटाने में लग गई। पारुल आदित्य के लिए किचन में सूप बनाने के लिए गई। जब वह सूप बनाकर लौटी तो उसने देखा कि आदित्य शीशे के सामने खड़ा है। आदित्य शीशे में किसी से बात कर रहा था। पारुल को लगा कि शायद आदित्य बुखार से कुछ परेशान है। फिर उसने शीशे के सामने जाकर देखा। उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आदित्य अभी भी लगातार बड़बड़ा रहा था। यह बात पारुल को बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। पारुल आदित्य के पास आई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या हुआ आदित्य? कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मुझसे बात कर सकते हैं। आदित्य पारुल की तरफ पलटता है तो पारुल की चीख निकल जाती है और वह तुरंत ही बेहोश हो जाती है।
आखिर कौन थी वह लड़की जो अचानक से आदित्य की गाड़ी के सामने आ गई? आखिर वह क्या चाहती थी? ऐसा क्या देख लिया था पारुल ने जो उसकी चीख निकल गई? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी मायरा के साथ और सुनते रहिए साया, केवल द डार्क वर्ल्ड सीक्रेट्स विद मायरा में।